Hello students, so today we are going to study chapter number 5 attention and perception, that is from class 12th psychology NIOS. So as the chapter name suggests attention and perception, पहले उसके बारे में समझ लेते हैं. And whatever I am going to explain you here is important for the examination point of view. आपको किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड बात करें तो पहला ही सवाल हो सकता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही अटेंशन एंड परसेप्शन है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज अटेंशन एंड व्हाट इज परसेप्शन. तो अटेंशन के लिए हम सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखेंगे. अटेंशन इज अ सेंट्रल प्रोसेस. अटेंशन इज अ सेंट्रल प्रोसेस. और सेंट्रल क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर अटेंशन प्रोसेस नहीं होगा तो आपका परसेप्शन भी नहीं बन पाएगा. And perception is not possible without attentional processes. That means attention का मतलब है अगर हमने किसी चीज़ को प्रॉपर फोकस नहीं किया, कंसंट्रेशन नहीं दिया, हमारा उस पर ध्यान ही नहीं गया, हमारा अटेंशन ही नहीं बना, तो हमारा परसेप्शन किस तरह से फॉर्म होगा. What do you mean by perception? Perception means our point of view. कोई भी चीज़ हमारे सामने है, मैं उसको कैसे परसीव करती हूँ, मेरा उसको देखने का नज़रिया क्या है. हो सकता है कि सिचुएशन सेम हो, आप उसको किसी और तरीके से देखें और मैं उसको किसी और तरीके से परसीव करूं. दैट इज़ अबाउट परसेप्शन. और परसेप्शन जो होगा वो मेरी और आपकी डिफरेंट अटेंशन पे बेस्ड होगा. आपने उस पॉइंट को, उस सिचुएशन को कितना अटेंटिवली देखा और सुना और सोचा, उस हिसाब से आपने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया. मैंने उसको कितना सीरियसली लिया, कितना ध्यान से सुना, नहीं सुना, उस हिसाब से मेरा अपना एक परसेप्शन बन गया. सो अटेंशन इज अ सेंट्रल प्रोसेस एंड परसेप्शन इज नॉट पॉसिबल विदाउट अटेंशनल प्रोसेसेस. अटेंशन प्रीसीड्स परसेप्शन, मतलब पहले अटेंशन होगा, बाद में हमारा परसेप्शन फॉर्म होगा. अब अटेंशन में कैसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक कैट को देखिए. अगर एक सिचुएशन हम मान के चले, एक बिल्ली है और वो चूहे को अटैक करने के लिए तैयारी में है, राइट. सो इफ़ यू लुक एट द कैट केयरफुली इन सच सिचुएशन, अगर आप उसको अटेंशन देकर देखें तो आपको क्या लगेगा कि बिल्ली के जो कान हैं, ईयर्स, दैट इज टुवर्ड्स माउस. उसके जो कानों का डायरेक्शन है वो माउस की तरफ है. ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ज़रा सी भी आवाज़ मुझे आएगी, मेरे कानों को किसका इंतज़ार है, आई एम वेटिंग. अगर माउस बाहर निकल रहा है होल से तो इमिडिएटली कैट को सुनाई दे जाएगा. तो उसके कान माउस की तरफ इस तरीके से हो रहे हैं, राइट. फिर उसका जो आइज़ है वो कन्वर्ज हो रही है होल की तरफ, जहाँ से माउस के बाहर आने की उम्मीद है. उसको पता है जैसे ही माउस बाहर आएगा आई एम गोइंग टू अटैक. तो उस जगह पर उसकी आइज़ जो है कन्वर्ज होकर सेम उसी पॉइंट पर फोकस करके देख रही हैं. और जो उसके चारों पैर हैं, चारों पैर जो हैं, 4 लेग मसल्स एकदम से हाई अलर्ट पे है, तैयारी पर है कि जैसे ही माउस बाहर आएगा शी इज़ गोइंग टू रन एंड अटैक. तो उसका पूरा का पूरा बॉडी प्रोसीजर जो है वो एक अटेंशन प्रोसेस में एंटर हो चुका है. सो अटेंशन प्रोसेस को हमने क्या देखा, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल, बिकॉज बॉडी पूरी प्रिपेयर्ड है, आंखें मेरी एकदम से अलर्ट हैं, कान अलर्ट हैं, पैर भी मेरे अलर्ट है, मैं कैसे जाकर एकदम से माउस को अटैक करूँगी, राइट. तो एवरीथिंग इज अलर्ट, फिजियोलॉजिकल बॉडी, एंड माई ब्रेन इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड. मेरा दिमाग भी बिल्कुल रेडी है उसके लिए कि कब वो माउस आएगा एंड आई हैव टू अटैक दैट. ओके, सो कैट का ये प्रोसीजर अगर हम समझें तो हमारी बॉडी भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है. हम बॉडी यानी कि फिजियोलॉजिकल तरीके से भी रेडी रहते हैं, फुल अटेंशन रहता है, और मेंटली भी हम प्रिपेयर्ड रहते हैं, हमारे पास प्लान होता है दैट वी हैव टू डू दिस स्टेप नेक्स्ट. सो दिस इज अबाउट द अटेंशन. एंड द सेकेंड क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में आ सकता है, व्हाट आर द लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के क्या लॉज हैं? परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैंने किसी सिचुएशन को परसीव किया,
मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया, अब उसको ऑर्गेनाइज हम किस तरीके से कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप. सो द नंबर 1 इज गुड फॉर्म, दैट इज लॉ ऑफ प्रेग्नेंस. प्रेग्नेंस जी कहते हैं दिस लॉ स्टेट दैट द परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन will always be as good as the prevailing conditions allow. तो immediate conditions किस तरीके की होंगी, करंट सिचुएशन, करंट कंडीशंस किस तरीके की हैं, सिर्फ उनको देखकर एक सिंपल तरीके से मेरे दिमाग ने एक पिक्चर बना ली है. दैट इज द गुड फॉर्म लॉ ऑफ प्रेगनेंस. मतलब कि हमारा प्रेगनेंस मीन्स दैट वी परसीव द सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट फिट्स द स्टिमुलस पैटर्न. स्टिमुलस पैटर्न होता है हमारे ब्रेन को क्या सिग्नल मिल रहे हैं, राइट, दैट आई हैव टू हैंड्स अप. ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. कंडीशन किस तरह की है, टीचर ने क्लास में बोला हाथ खड़े कीजिए जो होमवर्क करके लाया है, तो मैंने मैडम की चीज़ों को क्या समझा, अटेंशन दिया, मेरे माइंड ने परसीव किया, देन आई डिड हैंड्स अप. दैट मीन्स इट इज़ अ गुड फॉर्म, वेरी सिंपल. देन सेकेंड लॉ अगर हम बात करें, दैट इज द सेकेंड लॉ इज प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, ऑल द स्टिमुली दैट अकर टुगेदर इन स्पेस और टाइम विल बी ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर, विल बी ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, ये मेरे पास बुक है, मैं इसमें आपको दिखाती हूँ. आई थिंक यू ऑल कैन सी दैट. अगर हम यहाँ इसको पहली बार देखेंगे तो हमें लगता है अरे ये तो 3 लाइन ड्रॉ की हुई है, बट इफ वी गिव अटेंशन, तो अटेंटिव होकर देखेंगे तो वी कैन सी 1 2 3 4 5 6, देर आर 6 लाइन्स, नॉट 3. 3 लाइन नहीं है, 6 लाइन है यहाँ पर. तो इसको हम प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं. प्रॉक्सिमिटी मतलब चीज़ों को इस तरीके से ग्रुप करके हमको दिखाया जा रहा है कि हमको चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही है, हमारा माइंड उसको एक डिफरेंट लेवल से परसीव कर रहा है. सो वी विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी 6 इंडिविजुअल लाइन्स. 6 अलग अलग लाइन नहीं दिख रही, 3 लाइनें दिख रही हैं, हालांकि वो 6 ही हैं. देन योर थर्ड पॉइंट इज, या थर्ड लॉ जो है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज सिमिलैरिटी. यानी कि सिमिलर चीज़ों को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर दिया गया है. थिंग्स बीइंग इक्वल, एलिमेंट्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, प्रॉपर्टीज कॉमन है, उनको एक साथ ग्रुप कर दिया गया है और हम उसको ऐसे परसीव करते हैं. अगेन लेट मी शो यू दैट दिस इज सर्कल्स, all 5 circles, then all 5 triangles, and then this is all 5 square. तो इनका स्ट्रक्चर जिनका सेम है, सर्कल के जैसे जो दिखते हैं उनको एक ग्रुप में डाला है, ट्राइंगल जैसे जो दिखते हैं उनको एक ग्रुप में डाला है, और जो स्क्वायर जैसे दिखते हैं उनको एक ग्रुप में डाला है, राइट. सो दिस इज द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. सिमिलर चीज़ों को एक साथ ग्रुप किया गया है. देन नेक्स्ट आता है क्लोजर. क्लोजर का मतलब होता है जिस चीज़ को आप क्लोज कर दें. तो एक इनकम्प्लीट फिगर है, उसको उसमें इनकम्प्लीट लाइंस बनी होंगी, दैट कैन नॉट बी क्लोज्ड. सो इनकम्प्लीट फिगर विल बी सीन एज अ कंप्लीट वन, राइट. इन कंप्लीट फिगर, फिगर कंप्लीट नहीं है लेकिन हमको कैसा दिख रहा है कि वो कंप्लीट है. ओके, जैसे कि अगेन लेट मी शो यू दिस. आई होप this is visible to you all. If you can see, these are the 3 lines. There is a gap. यहाँ ये join नहीं है, इधर भी ये join नहीं है, there is a gap. Again there is a gap, right? तो ये incomplete figure है, लेकिन हम इसको दूर से देखेंगे तो हमें ये full एक triangle दिखेगा. So this is again a law which is known as closure. तो हमने 4 लॉ पढ़े. एग्जाम में आपको इनका बारे में 4 लॉस का पॉइंट लिखना है. अगर परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, उनके लॉस पूछते हैं. नंबर 1 इज गुड फॉर्म, नंबर 2 इज प्रॉक्सिमिटी, नंबर 3 इज सिमिलैरिटी एंड द नंबर 4 इज क्लोजर. और आप अपनी लैंग्वेज में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरीके से, सिंपल डायग्राम बना सकते हैं. यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स ऑन दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज इल्यूजन. इल्यूजन किसे कहते हैं. इल्यूजन, मेरा दिमाग कुछ और उसको परसीव कर रहा है जबकि वो ऐसा है नहीं.
illusions are misconceptions resulting from misinterpretation from sensory information. Senses, मेरे सेंस ऑर्गन से मैंने कोई इंफॉर्मेशन रिसीव की, यानी कि मेरी आंखों ने कुछ देखा, मेरे कानों ने कुछ सुना, और डिड आई स्मेल समथिंग, ओके, आई टेस्टेड समथिंग, ऑल माई सेंस ऑर्गन्स, इन सब ने जो जिस चीज़ को लिया वो मैंने मिस इंटरप्रेट किया, और मिस इंटरप्रेट से मेरे दिमाग में एक मिस परसेप्शन बन गया. फॉर एग्जाम्पल, अगर दूर कहीं पर एक मोटी सी रस्सी है, ऐसा रोल करके कहीं पड़ी हुई है दूर ज़मीन पर, हो सकता है कि मेरी आंखों ने उसको देखा और मुझे लगा अरे ये तो सांप है. सो दैट इज़ नॉट अ रोप, दैट इज़ अ स्नेक. मेरे दिमाग ने इसको, आइज़ के सेंस ऑर्गन ने उसको मिस इंटरप्रेट किया, और मैंने अपने दिमाग में एक मिस परसेप्शन बना लिया, और मैं लोगों को बोल रही हूँ कि यहाँ पर तो सांप है, जबकि वहाँ पर एक रोप है, रस्सी है वहाँ पर. इस तरीके की चीज़ों को इल्यूजन बोलते हैं. इल्यूजन इज़ अ वेरी नॉर्मल फिनोमेना, किसी के साथ भी हो सकता है, विच इज़ परसीव्ड बाय ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. देन आता है आपका व्हाट इज ज्योमेट्रिकल इल्यूजन. ज्योमेट्रिकल इल्यूजन्स भी हमारी आँखों को कुछ और दिखता है, होता कुछ और है, राइट. इसको हम बोलते हैं मुलर आयर इल्यूजन. ओके, मोस्ट फेमस इल्यूजन है ये. कुछ और मैं ज्योमेट्रिकल इल्यूजन्स आपको दिखाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये बुक में आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो एरो बने हुए हैं ये इक्वल लेंथ ऑफ लाइन है. इन दोनों एरो वाली लाइन की लेंथ इक्वल है. सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन, इनकी लेंथ इक्वल है, और ये हॉरिजॉन्टल ये जो लाइंस बनी है ऊपर और नीचे, इन सब की लेंथ इक्वल है. लेकिन अगर हम ध्यान से इसको देखेंगे, सी, आपको लगेगा अरे ये तो डिफरेंट लेंथ के, ये तो फिर भी चलो लग रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है. ऐसा लग रहा है ये लंबी लाइन है और ये छोटी है, और इन दोनों में भी लग रहा है कि दे आर नॉट इक्वल, बट रियलिटी में ये इक्वल लेंथ की लाइंस बनी हुई हैं. इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इल्यूजन. हमारी आंखों को गलत दिख रहा है और हम गलत ही समझ रहे हैं उसको, राइट. देन द लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन विल बी लाइक, अब परसेप्शन तो समझ में आ गया, मैं क्या परसीव कर रही हूँ, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है. अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे परसेप्शन को. ओके, द नंबर 1 इज योर कॉन्टेक्स्ट एंड सेट इफेक्ट्स. नंबर 2 इज नीड्स एंड मोटिव्स. नंबर 3 इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स. पहला है कॉन्टेक्स्ट एंड सेट इफेक्ट्स. कॉन्टेक्स्ट एंड सेट इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो परसेप्चुअल सेट कैन इन्फ्लुएंस व्हाट वी हियर एज वेल एज व्हाट वी सी. हम क्या देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा एक परसेप्शन बन रहा है. और ये बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस पे, हमारे सोशल एक्सपीरियंसेस पे, कल्चरल वे में हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है. जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे माइंड ने ऑटोमेटिकली ये परसीव किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल टेम्पल जो है, मंदिर जो है, ठीक है, टेम्पल में हम प्रार्थना करने जाते हैं, प्रे करने के लिए जाते हैं, तो हमें पता है कि टेम्पल कैसी जगह है. हमने एक्सपीरियंस किया है, नहीं किया, बट लेकिन हमको एक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पता है. मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्पल. तो टेम्पल की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे दिमाग में एक परसेप्शन बन जाएगा दैट इट इज़ अ प्लेस दैट गिव्स अस पीस, लव, अफेक्शन, सोलेस. तो हमको इस तरह की शांति मिलती है, हमको ऐसा दिमाग में बैठा हुआ है. अगर कॉन्टेक्स्ट मेरा क्या है, टेम्पल, तो टेम्पल की बात करेंगे तो हमें पता है टेम्पल जाएंगे तो वहाँ पर हमारे मन को बहुत शांति मिलती है. तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जगह के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से हमारे दिमाग में अपना एक परसेप्शन बना हुआ है. नंबर 2 इज योर नीड्स एंड मोटिव्स. नीड्स हमारी कैसी, ज़रूरत मेरे को किस चीज़ की है, मेरे इमोशंस, मेरी वैल्यूज़, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, उस हिसाब से भी मैं परसीव करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, अगर मैं और मेरी फ्रेंड जो है हम रेस्टोरेंट में गए, अब मुझे प्यास लगी है एंड माई फ्रेंड इज़ हंग्री,
उसको बहुत तेज़ भूख लग रही है, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है। तो जब हम रेस्टोरेंट में जाएंगे एंड व्हेन द वेटर विल गिव अस द मेन्यू, सो मेन्यू में मैं सबसे पहले क्या देखूंगी, मेरा ध्यान मेन्यू पे नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे प्यास लगी है। आई विल वेरी फर्स्ट आस्क फॉर वाटर, कैन यू प्लीज़ गिव मी वाटर फर्स्ट। तो मेरा ध्यान उस पर है, राइट। और अब मेरी फ्रेंड को भूख लगी है तो उसका ध्यान सिर्फ पूरा मेन्यू पे जाएगा, अरे खाने के लिए क्या मंगवाए जो जल्दी मिल जाए, हमको वेट ना करना पड़े। सो अगेन दिस इज द केस ऑफ आवर नीड्स, मेरी किस तरीके की ज़रूरत है उस हिसाब से मैं चीज़ों को परसीव कर रही हूँ। एंड द लास्ट वन इज अगेन सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स। हम सब एक अलग अलग सोसाइटी में रहते हैं, हम सबके अलग अलग कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसके हिसाब से भी हमारा एक अलग परसेप्शन वैल्यू बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन्स जो होते हैं, अफ्रीकन्स बहुत ही डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं। एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया हम अफ्रीका का ले लें तो दे लिव इन वेरी डेंस फॉरेस्ट, और जो डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं उनको बहुत ही इल्यूजन रहता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के बीच में, तो उनका माइंड उसको उस तरीके से परसीव करता है, वेरी विथ फुल ऑफ इल्यूजन। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन विच इज नोन एज ESP। एक तो हमने देखा कि सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, दे प्रोवाइड द रॉ मटेरियल और डेटा ऑन विच आर परसेप्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड। मेरे सेंस ऑर्गन्स ने जो इन्फॉर्मेशन बाहर से रिसीव की उस पर मैंने एक अपना एक परसेप्शन बना लिया, राइट। अब इसके अलावा भी होता है अनदर टाइप ऑफ परसेप्शन जिसमें हमारे सेंसेस इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंसेस, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, दैट इज विदाउट एनी फिजिकल स्टिमुलेशन। कोई फिजिकल स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है वहाँ पर। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है टेलीपैथी। टेलीपैथी कैसा होता है? इट रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ थॉट बिटवीन टू पर्सन्स एट डिफरेंट प्लेसेस। कभी कभी हो सकता है कि आपको किसी का मैसेज आए, मे बी यू आर थिंकिंग ऑफ दैट पर्सन, आप भी उसको याद कर रहे हैं बैठे हुए, और उसका व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, सो यू अरे ये तो टेलीपैथी हो गई, मैं तुम्हें याद कर रहा था और तुमने मुझे मैसेज भेज दिया। सो अगेन इसमें कोई सेंसरी ऑर्गन यूज नहीं हो रहा है, बट अगेन दिस इज अ परसेप्शन। देन सेकेंड इज क्लैरवॉयंस, दैट इज परसीविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स without the involvement of senses. Then the third part is telekinesis, that is controlling objects without touching them. So ESP is considered a parapsychological phenomena, और जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो अभी भी इस सोच में हैं और अभी भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं ये कैसे पॉसिबल है और किस तरीके से काम करता है। So these are the important question answers which I explained you just now. Thank you so much.